अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नादिया अयाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नादिया सेज। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपडेट रहें यूएस वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएस के लिए कितना बजट और कितना बैंक बैलेंस रिक्वायर्ड होता है, आपका जो ट्रैवल प्लान होता है उसके क्या एक्सपेंसेस होंगे, किस तरीके से आप आइटिनरी डिज़ाइन करेंगे, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपके जो फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं और एसेट्स हैं वो आपके केस को कितना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो आपकी टाइज आपके मुल्क के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं और क्या वो आपके ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स को सपोर्ट करेंगे या नहीं। ठीक है जी। पहली बात तो ये कि जब भी आप किसी मुल्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक ख़ास बैंक बैलेंस रिक्वायर्ड होता है। हर कंट्री का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, लेकिन जब हम यूएस और कैन प्लस की बात करते हैं तो इनमें ज़रा हमें ज़्यादा बैंक बैलेंस रिक्वायर्ड होता है बिकॉज यहाँ की ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव होती है एज़ पर अदर कंट्रीज़। अगर हम गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करते हैं, फार ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ ट्रैवलिंग बहुत चीप होती है, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। तो उसी हवाले से आपको बैंक बैलेंस भी अपना शो करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक अमाउंट 6 महीने पहले डलवाया और फिर वो अमाउंट स्टेगनेंट रहा, उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ, कोई पैसे गए नहीं, कोई पैसे वापस निकाले नहीं और वो अमाउंट आपका इंटरव्यू डेट तक वैसा ही रहा, तो फिर इट विल रेज आईब्रो ऑफ द वीज़ा ऑफिसर एंड आपको वो डाउटफुल हो सकता है कि ये एप्लीकेंट एलिजिबल है भी या नहीं। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि इसने जस्ट टू गेट यूएस वीज़ा इसने ख़ास अमाउंट किसी से उधार लेके या कहीं से भी अरेंज करके डलवा दिया, क्योंकि नॉर्मली लोग ये करते हैं, दे डू दिस। तो इस वजह से इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा इस हवाले से होशियार रहिए और इसको ना कीजिए, ऐसा ना करें और इसमें फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होते रहना चाहिए। और एक और बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत मेजर और बड़ा अमाउंट इंटरव्यू डेट से 2 या 3 दिन पहले आपके अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट विल मेक योर केस वेरी वीक। वीज़ा ऑफिसर यही गुमान करेगा, भले आपका वो अमाउंट किसी भी आपकी वैलिड सोर्स से आया, उसके जहन में आएगा कि जस्ट टू गेट यूएस वीज़ा इसने कहीं से ये अमाउंट लेके अपने बैंक में अपने अकाउंट में शो किया। तो इस चीज़ को भी अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद सेकेंडली हम ये आते हैं कि हमारा ट्रैवल प्लान में हमारी 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हमारी जो एयर टिकट्स होते हैं, सेकेंडली होटल बुकिंग, फूड, कम्यूटिंग मतलब आपका क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, एंड द फिफ्थ वन इज साइट सीइंग। जब एयर टिकट्स की बात करते हैं तो एयर टिकट्स जो हैं वो आप एयर टिकट्स और होटल बुकिंग याद रखिएगा ये DS 160 पे ही बेस करती है, बिकॉज वीज़ा ऑफिसर के तमाम सवालों के जो आपके जवाबात होते हैं वो आपके DS 160 फॉर्म में भरे गए जवाबात पे मुनहसर होते हैं। तो मेक श्योर कि आपने वहाँ पे जो होटल शो किया है या वहाँ पे जो आपने फ़्लाइट शो की है, अगर वो आपसे उस हवाले से कोई क्वेश्चन करता तो यू शुड नो कि आपने वहाँ पे कौन सा होटल शो किया या आपने वहाँ पे किस एयरलाइन की फ़्लाइट शो की है। मल्टीपल एयरलाइन है जो यूएस जाती हैं, कतर है, एमिरेट, टर्किश, इथोपियन, आपने कौन सी शो की, सही ना जी। अच्छा, फ़्लाइट्स में जो है वो आप पे डिपेंड करता है। 4 तरह की क्लासेस होती हैं, बिजनेस, फर्स्ट, इकोनॉमी प्रीमियम। इसमें सबसे सस्ती इकोनॉमी होती है और उसका भी अगर आप रिटर्न टिकट यूएस का देखेंगे किसी सस्ती तरीन एयरलाइन का भी जो कि इस वक्त इथोपियन है, तो वो 3.5 लाख से भी ऊपर का तजावुज़ किया हुआ है, बिकॉज आपका जो डॉलर है वो अपग्रेड हो रहा है, इस वजह से एयर टिकट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आपको जहन में रखना है कि सिर्फ एक बंदे का 350 से ऊपर का टिकट है, वो भी इकोनॉमी क्लास का, वो भी एक स्लाइटली चीपर एयरलाइन का। लेकिन अगर आपको सस्ते टिकट्स बुक कराने हैं तो मेरी एक वीडियो है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जिसमें मैंने आपको तफसील से बताया है कि आप चीप टिकट्स कहाँ से करवा सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं, और कुछ पार्टिकुलर डेज होते हैं, उनके कुछ पार्टिकुलर टाइमिंग्स होते हैं जब आपको चीप फ्लाइट टिकट्स मिल रहे होते हैं, तो आप वो बिल्कुल करवा सकते हैं। ठीक है ना। अब हम आते हैं होटल बुकिंग पे। होटल आपने जो DS 160 में शो किया है वो आपको उसका नाम याद रहना चाहिए, उसका आपको लोकेशन याद रहनी चाहिए कि वो आपने मिड टाउन में सेलेक्ट किया तो डाउन टाउन में सेलेक्ट किया है। अच्छा, जो सोलो ट्रैवलर हैं वो डॉर्म्स, हॉस्टल्स और एयरबीएनबी में भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन अगर फैमिली वाले हैं तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको प्राइम लोकेशन पे होटल लेना है या आपको किसी ऐसी जगह लेना है जहाँ से आप इजीली कम्यूट करके आ सकते हैं। बहुत
बहुत से लोग जो न्यूयॉर्क में ठहरते हैं वो न्यू जर्सी में होटल लेते हैं, क्योंकि वहाँ से वो एनजे ट्रांजिट में बैठ के आराम से 15 मिनट में न्यूयॉर्क पहुँच जाते हैं। तो आप डिपेंड करता है, आप न्यू जर्सी में भी ऐसे कैकस में होटल ले सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, और वो बहुत इकोनॉमिकल भी रहेगा आपके लिए। सो ये मैंने आपको एक ऑप्शन बताई। इसके अलावा हम जो है वो होटल का जो भी नाम आपने DS-160 में मेंशन किया उसको ज़रूर याद रखिएगा, अलॉन्ग विद द एड्रेस, मतलब एड्रेस इन द वे कि वो जिस लोकेशन पे, जिस एरिया में, वो आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर आपको एड्रेस नहीं, वरना वो अगेन इट विल रेज आईब्रो ऑफ द वीज़ा ऑफिसर कि ये मतलब क्या रट्टा लगा के आए, इट विल नॉट बी लाइक दिस। आपको सिर्फ ये पता था कि किस लोकेशन में, समझे अगर मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, मैंने कहा जी मैं गुलिस्तान जौहर में एक होटल ले रही हूँ, तो मैं सदर में एक होटल ले रही हूँ, तो बस मुझे एरिया का पता होना चाहिए टू मेक इट मोर सिंपल फॉर यू, कि आपको एरिया का पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब हम आते हैं कम्यूटिंग में। कम्यूटिंग में न्यूयॉर्क में कम्यूट करना बहुत इजी है, क्योंकि मेरा इसके अलावा किसी शहर जाना हुआ नहीं, तो मैं आपको न्यूयॉर्क के हवाले से गाइड कर सकती हूँ फ़िलहाल के वहाँ पे आपका जो सबवे है वो बहुत ज़बरदस्त और इकनॉमिकल है। सबवे के 2 टूरिस्ट पास होते हैं, एक 7 डे का और एक हाँ आपका पूरा 1 मंथ का। जो 7 डे का पास है वो उनके लिए अच्छा है कि अगर आप 15 डेज़ के लिए वहाँ गए, अगर 1 मंथ के लिए गए तो दैट विल बी गुड, आप पूरा 1 मंथ का ले लें। आप प्राइस कैसे डिफ्रेंशिएट करती है, 7th डे का पास, 7 डेज़ मतलब 7 दिन का पास जो है वो आपको $30 का, $35 का मिलता है, और जो 1 मंथ का पास होता है वो आपको $100 का पड़ता है। अब $35 के अगर आप 2 पास ले लेते हैं 7 डे को डिस्ट्रीब्यूट करके, तो आपको $70 का पड़ेगा, तो आपके $30 सेव हो जाएंगे। वो $30 आप अपने फूड में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना जी। तो थोड़ा सा सेंसिबली चलें, दिमाग चलाएं तो बहुत आसान है। ऊबर, टैक्सीज़, येलो कैब सब बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, सो आप शौक के लिए तो एक दफ़ा शायद उसमें ट्रैवल कर लें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे कम्यूट करना चाह रहे हैं टैक्सी और ऊबर, तो दैट विल बी हैवी ऑन योर पॉकेट। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं फूड पर। तो फूड पे आपको बहुत हलाल फूड ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क में जो होटल्स हैं वो हलाल नहीं हैं, जैसे मैकडोनल्ड भी अगर इवन हो गया तो वो हलाल नहीं है, तो आप ऑप्ट करेंगे हलाल कार्ड से फूड लें। हलाल कार्ड आपको हर जगह मिलेंगे, टाइम स्क्वायर पे, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, वॉल स्ट्रीट, आपको ब्रुकलिन ब्रिज, हर जगह हलाल कार्ड मिलेंगे। और नॉर्मली इजिप्शियन और फ़लस्तीनी हैं जो कि उन हलाल, इजिप्शियन और टर्किश, फ़लस्तीनी भी कुछ लोग हैं जो वहाँ हलाल कार्ड को रन कर रहे हैं। वहाँ पे आपको जो फूड मिलेगा वो नॉर्मली आपके टेस्ट बड को सूट कर जाएगा, जैसे ये शॉर्मा हम खाते हैं, सेकेंडली हम नगेट्स खाते हैं, फ्राइज़ होते हैं, कुछ बंगाली हलाल कार्ड से, इंडियन हलाल कार्ड से हमें बिरयानी भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जायरो मिल जाता है, तो बहुत से ऑप्शंस होते हैं। ठीक है ना। ड्रिंक्स में भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं, तो यू कैन टेक इट और इट विल कम अंडर $10, $7-8। तो फिर वो जो $30 मैंने आपको बताया कि आपके बच रहे थे कम्यूटिंग में, वो आप अपने 3 दिन के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब लास्ट चीज़ आपकी हो जाती है साइट सीइंग। तो साइट सीइंग में ये याद रखिएगा कि साइट सीइंग के जो टिकट्स होते हैं वो एज़ पर टाइमिंग और एज़ पर सीज़न वो अपग्रेड हो रहे होते हैं, उनमें प्राइस बढ़ भी रही होती है, प्राइस कम भी हो रही होती है। लाइक अगर आप स्काई स्क्रैपर्स की बात कर लें तो न्यूयॉर्क में 4 बहुत मेजर स्काई स्क्रैपर हैं। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो कि बहुत फेमस और बहुत पुरानी है, आपका समिट पॉइंट वैंडरबिल्ट है, आपके पास अल्लाह भला करे एक वो है एज है, और इसके अलावा चौथी है आपकी रॉकफेलर, टॉप ऑफ द रॉक। तो हमने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की उसको ऑप्ट किया था स्काई स्क्रैपर को। तो लेकिन जो है वो इट डिपेंड कि अगर आप डे टाइम पे सनराइज़ देखने जा रहे हैं तो टिकट महंगा होगा, अगर आप नाइट टाइम में सनराइज़ देखने, इवनिंग में सनसेट देखने जा रहे हैं महंगा होगा, दोपहर में जा रहे हैं सस्ता होगा, क्योंकि दोपहर में गर्मी है। और फिर अगेन सीज़न पे डिपेंड करता है, हाई सीज़न पे जा रहे हैं, लो सीज़न में जा रहे हैं, जून जुलाई में टूरिस्ट बहुत आते हैं, दिसंबर में टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली बहुत महंगी हुई हुई होती है। सही है ना जी। सो इन सब चीज़ों को जहन में रखिएगा। इसके अलावा एक और टिप मैं आपको दे दूँगा, अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का टिकट लेने जाएंगे तो क्रेडिट कार्ड हो आपके साथ तो ज़्यादा बेहतर है, जिसको अब लोग प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, क्योंकि पेपर मनी में बड़ा मसला ये होता है कि वो आपके पास स्मॉल डिनोमिनेशन के नोट होने चाहिए, मतलब 10, 20 और 5 वाला नोट। अगर आपका 50 या $100 का नोट है तो आपको उसका चेंज नहीं मिलेगा, तो फिर स्मॉल डिनोमिनेशन के नोट्स आप ज़रूर लेके जाइएगा। ठीक है जी। और आप कोशिश करें कि प्लास्टिक मनी पे आ जाएं। क्रेडिट कार्ड है तो उसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को एक्टिवेट करा लें, वो ज़्यादा बेहतर है।
और इसके अलावा मैंने आपको जो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताई थी बात, उसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करती जाऊँ कि वहाँ पे अब जब तक मैं गई थी तो कार्ड स्वैप आपने कार्ड किया, जो $35 का आपने एक टूरिस्ट कार्ड ले लिया था, लेकिन अब जनवरी फरवरी से वो टैप पे आ रहे थे। टैप पे में आपके पास एप्पल फ़ोन आईफोन होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आप यू विल बी इन ट्रबल। तो कोशिश करें कि आप एक बर्नर फ़ोन ले लें, जिसकी बारे में मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो वहाँ से आप उसको चेक कर लीजिएगा, आपको मज़ीद मालूमात मिल जाएगी कि बर्नर फ़ोन कहाँ क्या होता है। एक प्रीपेड फ़ोन होता है, इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि हर कोई आईफोन से अफोर्ड नहीं कर सकता और अब वहाँ ग्रेजुअली जो है वो टैप पे आ रहा है, या फिर प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड। तो उन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने डिस्कस की कि अदर देन आपके बैंक स्टेटमेंट, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको और क्या चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकती है, आपकी ये शो कर सकती है कि आपकी टाइज आपके कंट्री के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड यू विल कम बैक टू योर कंट्री एंड यू कैन ईजिली बेयर योर फाइनेंशियल योर ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स। सो वो होती हैं आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट, योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर पाकिस्तान में बात करें तो नेशनल सेविंग में आपकी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स, बहबूद सर्टिफिकेट्स, आपके और भी बहुत सी होती हैं, RIC होती हैं, इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं आपकी लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपकी ये एक अदर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर मैं कहूँगी इन सब चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशंस करा के वहाँ एम्बेसी या कौंसलेट ले जाना ज़रूरी नहीं, बिकॉज बैक एंड पे उनके पास नादरा FBR हर चीज़ की डाटाबेस की एक्सेस होती है, वहाँ से वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को, आपके हर चीज़ को वो चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो चेक एंड बैलेंस वहाँ से चल रहा होता है। सो जनाब, ये हमारा यहाँ तक सिलसिला हुआ और मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है, आपका कोई प्लॉट है, गाड़ी है, तो वो भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाएगी। एक्चुअली उनका मेन रीज़न ये होता है कि अगर एक टूरिस्ट B1 B2 वीज़ा हमसे ले रहा है तो क्या वो वापस आएगा, वो वहाँ जाके स्लिप तो नहीं हो जाएगा, वो वापस उसी वक्त आएगा जब वो अपने मुल्क में एक बहुत लग्जरियस और एक बहुत हाई एंड लाइफ स्टाइल इन्जॉय कर रहा है। तो ऑब्वियसली जिसके पास ये सारी लग्जरीज अपने मुल्क में होंगी वो ये सब छोड़ के वहाँ क्यों सेटल होंगे, सही है ना। बिकॉज नॉर्मली पाकिस्तान एशियन रीजन में लोग स्लैप हो जाते हैं, तो ये उनकी अप्रीहेंशन होती है, जाके उनकी एक वैलिड अप्रीहेंशन है। तो जनाब, ये हमारा सारा डिस्कशन हुआ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लेके आऊँगी, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन पे मैं जो आपको लिंक दे रही हूँ जिन वीडियोस का जो मैंने पहले बनाई थी, चीप फ्लाइट और चीप होटल बुकिंग की और एक बर्नर फ़ोन के हवाले से, उन लोगों के लिए जिनके पास आईफोन नहीं है उनको ज़रूर चेक कीजिएगा, दे विल बी यूज़फुल फॉर यू। और नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।